हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन के रूप में कौन कार्य कर रहा था? तो थे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल क्या थे? चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो 24 जनवरी 1947 को बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइल ही डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। यानी जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करता है तो उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ही विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये जो है तो इनकरेक्ट है, क्योंकि वह जो है तो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स का ऑफिस का ड्यूटीज जो है तो नहीं निभाता। यानी सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है, ही विल नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये करेक्ट है, वो इनकरेक्ट है फर्स्ट नंबर। फिर थर्ड नंबर जो आपका स्टेटमेंट है, ही विल नॉट इंटाइटल एनी सैलरी एंड अलाउंस पेएबल टू चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी जो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स को जो सैलरी अलाउंस दिए जाते हैं उसको लिए इंटाइटल नहीं होता, वो नहीं दिया जाएगा जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। तो ये भी करेक्ट है। और ही विल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी नहीं होल्ड करेगा, उसके पद को भी नहीं होल्ड करेगा। तो यहाँ पर जो है तो आपके सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था तो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन होगा, ठीक ना। तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का कार्य करता है तो वह जो है तो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन की भूमिका नहीं निभाता, ना तो उसको कोई सैलरी दी जाती उसकी, ना तो उसको अलाउंस दिए जाते, और साथ साथ वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद भी नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which case the Supreme Court of India ruled that the provision of judicial review comes under the essential feature of Indian Constitution। तो इनमें से कौन से केस में जो है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जजुशियल रिव्यू है वो एसेंशियल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था, प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू कम्स अंडर द इसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मिनर्वा मिल केस में आया था। इस लैंडमार्क जजमेंट में जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंटीग्रल और एसेंशियल फीचर है, ठीक ना, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, उसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल को पेश करने के लिए किसके रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है? गवर्नर की आवश्यकता। अगर गवर्नर नहीं देता तो मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका गवर्नर होगा। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कोई भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में, तो हमें जो है तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की आवश्यकता पड़ती है, वहीं लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट में पेश करने के लिए हमें गवर्नर के रिकमेंडेशंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव काज द ग्रोथ ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। तो इनमें से कौन से ऐसे कारण हैं जो जिनके कारण कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में बढ़ा है? वो कारण आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यूनियन स्टेट कोलोबरेशन इन इकोनॉमिक मैटर्स में कोलोबरेशन के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के लिए नहीं है। कंपल्सन ऑफ डेवलपमेंटल फाइनेंस के लिए है। डायनामिक ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। यहाँ पर आपका ए और सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया ना, फर्स्ट नंबर जो आप ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक ना। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडिया में आया है, कई सारे रीजंस है इसके, और इसका जो मेन कारण है वो नीति आयोग के नीतियां जो है। तो नीति आयोग जो है तो क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट गोल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को उसको फैसिलिटेट करता है और इंडिया में गुड गवर्नेंस को इनेबल्स
करता है। तो यहाँ पर आपके जो 2 फीचर्स थे, यानी द यूनियन स्टेट कोलैबोरेशन इन इकोनॉमिक मैटर, ये एक सिग्निफिकेंट फीचर्स है, जिसके द्वारा जो तो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच कोलैबोरेशन होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आता है। और साथ ही साथ डेवलपमेंटल जो फाइनेंस है, वह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर। यहाँ पर कुछ आपको आर्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है, उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका वजह हो तो आपको जिस ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है उसको आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका सी नंबर, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 में आता है आपका। फिर उसके बाद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आपका आर्टिकल 26 में आता है। फिर फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ये आर्टिकल 27 में आपका आएगा। और फ्रीडम टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये आर्टिकल 28 में आपका आएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन CA BD होगा। तो देख लेते हैं जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो तो फंडामेंटल गारंटी दी गई है उसके लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक ना। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में ये प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 25 जो है वो गारंटी देता है कि फ्रीडम ऑफ लोगों को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन्स टू ऑल सिटीजन्स, ठीक ना। साथ ही साथ आर्टिकल 26 जो है वो बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बात की जाती है। ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि जो ये रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं वो सब्जेक्ट होंगे मोरालिटी, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के। आर्टिकल 27 की बात करता है फ्रीडम ऑफ एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, यानी यह बात करता है कि जो तो स्टेट है वो कोई भी टैक्सेस नहीं लगाएगा किसी भी रिलीजन्स को, पर्टिकुलर रिलीजन्स को के डोमिनेशंस को बढ़ाने के लिए या प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक ना। साथ ही साथ आर्टिकल 28 जो है वो बात करता है फ्रीडम टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी लोगों को आज़ादी होगी कि कोई भी जो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिलीजियस या रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं जो स्टेट्स के द्वारा फंडेड नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन रहेगा CA BD। नेक्स्ट क्वेश्चन है who said whether you call it federal constitution or a unitary constitution or by any other name it make no difference as long as कॉन्स्टिट्यूशन सर्व अवर पर्पज। तो इनमें से किसने कहा था कि अगर आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारे पर्पज को पूरा कर रहा है तो ये नहीं मैटर करता कि आप उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं या कोई अदर नाम से आप पुकारते हैं। तो ये कथन है जो तो राजेंद्र प्रसाद का, ठीक ना। तो राजेंद्र प्रसाद जो है तो ये कहते हैं, वो कहते हैं पर्सनली आई डू नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस ऑफ द लेवल विच मे बी अटैच टू इट वेदर यू कॉल इट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और बाई एनी अदर नेम या किसी भी नाम से, है ना। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है लोगों के जो पर्पज है उसको पूरा कर रहा है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ CAG के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको इनकरेक्ट यहाँ पर बताना है। द सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ CAG शैल बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, ये सही है। द CAG शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द रिटायरमेंट, है ना। जो CAG है वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर कोई भी ऑफिस को होल्ड नहीं करेगा, एलिजिबल नहीं रहेगा अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये भी करेक्ट है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ CAG ऑफिस शैल बी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उस पर जो तो इसके चार्जेस रहते हैं जो CAG के ऑफिस के जितने भी खर्चे होंगे, तो ये भी सही है। द रिपोर्ट्स ऑफ CAG रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन शैल बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट। तो सबमिट पार्लियामेंट में नहीं सबमिट करता CAG अपनी रिपोर्ट, बल्कि ये प्रेसिडेंट के पास सबमिट करता है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था CAG के बारे में,
ठीक। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो सीएजी है ये यूनियन जो अकाउंट ऑफ यूनियन के अकाउंट होते हैं उसकी जो रिपोर्ट्स होती है वो प्रेसिडेंट को सौंपता है, ठीक ना। तो जो मोस्ट इसको जो हो तो सीएजी को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में दिया गया है। सीएजी को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्पेक्ट करने की, साथ ही साथ ऑडिट करने की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर हैं उन सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो 1964 में जो सीवीसी का गठन किया गया था वो किसके रिकमेंडेशन में किया गया था? तो वो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन में किया गया था। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये स्टैब्लिश हुआ था 1964 में। ये इसका जो मेन काम था एक्सरसाइज करना था जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पे विजिलेंस रखने की काम, निगरानी रखने का काम दिया गया था। इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 11/2/1964 के द्वारा। ये जो रिकमेंडेशन दिया गया था ये संथानम कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था। ये संथानम कमेटी जो गठित की गई थी ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू लैंग्वेज वर एडेड बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003? जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया था उसके द्वारा कितनी नए लैंग्वेज को ऐड किया गया था? तो 4 नई लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। देयर आर 4 लैंग्वेज एडेड इन 92nd कॉन्स्टिट्यूशन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जो आया था। ये लैंग्वेज कौन कौन सी थी? ये बोडो थी, डोगरी थी, मैथिली थी और संथाली थी। ये चारों लैंग्वेज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, वो आपको बताना है कौन से ट्रू है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन टू स्टेट असेंबलीज। तो स्टेट असेंबलीज के लिए इलेक्शंस कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सही है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। If there is any dispute regarding the election of president, decision of the election commission would be final। यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सी नंबर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। The election commission is responsible for polling, counting and declaration of the result of the election। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ए, बी और डी जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक ना। इसको जो है तो काम जो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट एंड रेगुलेट द इलेक्शन इन द कंट्री, ठीक ना। आर्टिकल 324 जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है कि जो सुपरिटेंडेंस होगा, डायरेक्शन होगा, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का, वो जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको राइट दिया गया है तो अलाउ सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सिंबल्स भी देगा। तो साथ ही साथ नेशनल पार्टी कौन सी है, स्टेट पार्टीज कौन सी है, रीजनल पार्टीज कौन सी है, इसके रिकॉग्निशन का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। साथ ही साथ ये पोल पर कितना एक्सपेंस किया जाएगा उस पर भी लिमिट लगाने का कार्य करता है, ठीक ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल और अपडेट करता है जो वोटर लिस्ट होती है उसको भी टाइम से टाइम जो है तो अपडेट करता रहता है। साथ ही साथ जो इलेक्शंस का डेट और शेड्यूल है वो भी तय करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इन सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी जो है तो सेम सिंबल दो रीजनल पार्टीज को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सेम स्टेट में कार्य कर रही हो या सेम स्टेट में ना हो, ठीक ना। लेकिन अगर डिस्प्यूट्स होता है, अगर प्रेसिडेंट्स के संबंधित, इलेक्शंस के संबंधित, तो जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको प्रोविजंस दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें आपको शेड्यूल दिए हैं, ये किस शेड्यूल में आते हैं। तो
एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ये आपका 5th शेड्यूल में आता है। लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो 8 भाषाओं का ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज दी गई हैं, वो हमारा 8th शेड्यूल में आता है। प्रोविजन ऑफ द लिस्ट यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो लिस्ट 3 बनाई गई है यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट, ये 7th शेड्यूल में है। ओथ नीड्स टू बी मेड बाय यूनियन ऑफ द स्टेट मिनिस्टर्स, तो जो ओथ शपथ ली जाती है यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा, वो 3rd शेड्यूल में है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट 4th नंबर जो आपका ऑप्शन होगा, ए का फर्स्ट, बी का 4th, सी का 3rd और डी का 2nd, यार 4th नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल टाइप कहाँ है? 5th शेड्यूल में। ऑफिशियल लैंग्वेज जो दी है वो 8th शेड्यूल में दी है। 3 लिस्ट दी है यूनियन स्टेट और कंकरेंट, ये आपका 7th शेड्यूल में है। और जो ओथ लिया जाता है यूनियन मिनिस्टर्स, यूनियन ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स के द्वारा, वो 3rd शेड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज आर कन्फर्म बाय विथ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज दिया गया है, इनमें से आपको बताना है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किनको किनको मिला है। तो संस्कृत, तमिल और कन्नड़, इन तीनों लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है, हिंदी को नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो 2nd नंबर ऑप्शन ABC ऑनली होगा। ठीक ना। तो 6 लैंग्वेज जो इंडिया की है उनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है, ये है तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, इन सभी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। जो फर्स्ट लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था वो है तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द प्रोविजन ऑफ द एवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ। तो आर्टिकल 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एवोल्यूशन और क्रिएशंस के बारे में प्रोविजंस दिया हुआ है। ठीक ना। तो आर्टिकल 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो प्रोविजन देता है एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। ठीक ना। ये अलाउ करता है पार्लियामेंट को या किसी भी जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में है बनी, तो उसको एवोल्यूशन कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है, या किसी भी स्टेट में अगर काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ नहीं है तो हाँ उसको क्रिएट कर सकती है, उसको बना सकती है। ठीक ना। इसके लिए जो तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट को पास करना होगा रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन है ये पास होगा मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, और साथ ही साथ मेजॉरिटी जो होनी चाहिए वो नॉट लेस देन होनी चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग करते समय जो प्रेजेंट और उपस्थित हो उसका जो है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा था इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया के क्वेश्चंस। ये आपको पीवाईक्यू कैसे लगे हैं आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो आगे वाली आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।